कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी पार्टी में हैं, चारों तरफ लोग हैं, बातें कर रहे हैं और आप बस मतलब एक कोने में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि भाई बात शुरू कैसे करूं किसी से, या कभी किसी ज़रूरी मीटिंग में कुछ कहना चाहते थे पर वो सही शब्द ही नहीं मिले और आप बस चुप रह गए। ये जो एक सोशल ऑकवर्डनेस होती है ना, ये बहुत ही आम है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि हम सोचते हैं कुछ लोग पैदाइशी कैरिज्मेटिक होते हैं और हम वैसे नहीं हैं। पर आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी मिथ को तोड़ने वाली है। अच्छा। आज हम लेल लॉन्स की एक जबरदस्त किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब में 92 छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई गई हैं और हमारा मिशन है उनमें से कुछ सबसे पावरफुल तकनीकों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। मतलब ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि ये काम क्यों करता है इस पर भी हम बात करेंगे, ताकि कोई भी इन स्किल्स को सीख कर एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस इंसानी साइकोलॉजी को समझने का ही एक तरह से खेल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है। नियम है, लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? सही सवाल। नया इसके एप्लीकेशन में है। हम सभी जानते हैं लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें लगता है कि एक अच्छा कॉन्वर्जेशनलिस्ट वो है जो मजेदार कहानियां सुनाता है, जो विटी है, जो हाजिर जवाब है। हाँ। लेकिन ये किताब कहती है नहीं। हाँ। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान वो होता है जो दूसरों को अपने बारे में बात करने का मौका देता है। वो खुद हीरो नहीं बनता, वो सामने वाले को हीरो बनाता है। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। मतलब फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर ले आना है। लेकिन इसे असल में करें कैसे? सिर्फ चुपचाप सुनते रहना तो मतलब ऑकवर्ड हो सकता है। ऐसा ना लगे कि हम बस सिर हिला रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये पैसिव लिसनिंग नहीं है, ये एक्टिव लिसनिंग है। और इसके लिए किताब में कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट एक्शंस दिए गए हैं। पहला, जब कोई बात कर रहा हो तो अपना फोन सच में जेब के अंदर रख दीजिए। अच्छा। सिर्फ उल्टा करके टेबल पे रखना भी काफी नहीं है। फोन का दिखना ही अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। जब आप फोन पूरी तरह हटा देते हैं तो आप एक अनस्पोकन मैसेज देते हैं कि अभी इस पल में मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ये छोटी सी बात है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। दूसरा है अ सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट, मतलब घूरना नहीं है बल्कि एक वार्म तरीके से उनकी आंखों में देखकर यह दिखाना कि आप एंगेज्ड हैं। और तीसरा, एक्टिव फीडबैक। हाँ, जिसे एक्टिव फीडबैक कहते हैं। बीच बीच में सिर हिलाना या अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ, जैसे छोटे छोटे वर्बल क्यूज देना, ये सब मिलकर सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं। ये इंसान सिर्फ सुन नहीं रहा, ये मुझे समझ रहा है। और यहीं से कनेक्शन बनना शुरू होता है। लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और ये जो किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का नियम है, इसकी पहली परीक्षा तो पहली मुलाकात में ही हो जाती है। किताब में एक बहुत हैरान करने वाला फैक्ट है कि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बन जाता है। सिर्फ 7 सेकंड? ये तो सोचने का भी टाइम नहीं है। बिल्कुल। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत फैसिनेटिंग है। हमारा दिमाग, जिसे कॉग्निटिव माइजर या संज्ञानात्मक कंजूस कहते हैं, अच्छा। वो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट्स लेता है। वो आपको देखते ही पहले 7 सेकंड में एक मेंटल बॉक्स में फिट कर देता है ताकि उसे बाद में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, ये सब उस पहले इंप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के सबसे तेज तरीके हैं। ओके, तो उन 7 सेकंड्स को मास्टर करने के लिए किताब क्या स्पेसिफिक एडवाइस देती है? 3 बहुत ही सिंपल चीजें। पहली, एक धीमी मुस्कान। धीमी मुस्कान? हाँ, मतलब एकदम से बड़ी सी मुस्कान नहीं, वो थोड़ी बनावटी लगती है। बल्कि जब आप किसी की आंखों में देखें तो एक पल रुकें और फिर धीरे से मुस्कुराएं। ये दिखाता है कि आपकी मुस्कान जेन्युइन है और सिर्फ उसी इंसान के लिए है। दूसरी, अपनी आवाज को थोड़ा गहरा और धीमा रखें। घबराहट में हमारी आवाज पतली और तेज हो जाती है। हाँ, जो लो कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है। बिल्कुल। और तीसरी, जो शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है, सामने वाले का नाम इस्तेमाल करें। हाँ, इस पर मैं आपसे पूछने वाली थी। जैसे सिर्फ आपसे मिलकर अच्छा लगा कहने के बजाय आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल कहना। लेकिन क्या ये थोड़ा बनावटी या मैनिपुलेटिव नहीं लगता, जैसे कोई सेल्स वाला ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हो? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और यहाँ पर बैलेंस ही सब कुछ है। किताब ये नहीं कहती कि हर वाक्य में नाम लिया जाए
वो तो बहुत अजीब लगेगा। हाँ बिल्कुल। पॉइंट ये है कि बातचीत की शुरुआत या अंत में 1 या 2 बार नाम का इस्तेमाल करना। इसके पीछे का जो न्यूरोसाइंस है वो ये है कि हमारा नाम हमारे लिए दुनिया का सबसे ज़रूरी शब्द है। अच्छा। ये हमारे ब्रेन के अटेंशन फिल्टर को, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे तुरंत एक्टिवेट कर देता है। जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमारा दिमाग बाकी सब शोर को फिल्टर करके उस इंसान पर फोकस करता है। मतलब ये उसे खास महसूस कराता है। हाँ, और आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है, बशर्ते ये नेचुरल लगे। गॉट इट। मतलब सिंसियरिटी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये एक पावरफुल टूल है। अब आते हैं उस चीज पर जो हमारे शब्दों से भी ज्यादा तेजी से बोलती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। किताब कहती है कि लोग आपके शब्दों पर भरोसा करने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करते हैं। 100%। आप दुनिया की सबसे अच्छी बातें कह रहे हो, लेकिन अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप दरवाजे की तरफ देख रहे हैं तो सामने वाला आपकी एक बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, आई वॉन्ट टू लीव। किताब इसे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज कहती है और इससे बचने की सलाह देती है। तो इसका सोल्यूशन है ओपन बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? क्या हमें हाथ फैलाकर खड़े हो जाना है? नहीं, इतना भी ड्रामा नहीं करना है। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है अप्रोचेबल दिखना। इसके कुछ सिंपल नियम हैं। अपने कंधे सीधे रखें, झुका कर ना बैठें। बात करते समय अपने शरीर और पैरों को सामने वाले की तरफ पॉइंट करें, ना कि किसी और दिशा में। अपने हाथों को बांधकर या जेब में डालकर ना रखें, उन्हें रिलैक्स रहने दें। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर एक संदेश भेजता है कि मैं खुला हुआ हूं, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है ओपन पर्सनैलिटी। बिल्कुल। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसमें कल्चरल डिफरेंसेस का कोई रोल नहीं है? जैसे कुछ कल्चर्स में बहुत ज्यादा डायरेक्ट आई कांटेक्ट या खुली बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव भी समझा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये किताब मुख्य रूप से वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है और ये बहुत जरूरी है कि आप इन तकनीकों को अपने कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से अडॉप्ट करें। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नहीं, द गोल इज टू मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। अगर किसी कल्चर में डायरेक्ट आई कांटेक्ट असभ्य माना जाता है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। प्रिंसिपल वही रहता है, यूज योर बॉडी टू बिल्ड ट्रस्ट, नॉट क्रिएट डिस्कम्फर्ट। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। चलिए अब उस सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं, बात क्या करें? वो ऑकवर्ड साइलेंस जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को किल कर सकती है। किताब कहती है इसका जवाब है स्मार्ट सवाल पूछें। हाँ, ये टेक्निक बातचीत को जिंदा रखने की चाबी है। सोर्स में एक बोरिंग और एक स्मार्ट सवाल के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझाया गया है। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, आप क्या करते हैं? ये एक क्लोज क्वेश्चन है। इसका जवाब ज्यादातर एक शब्द में खत्म हो जाएगा, मैं एक डॉक्टर हूं। और फिर खामोशी। और फिर आप अगला सवाल सोचते हैं, कहाँ काम करते हैं, कितने साल से? ऐसा लगता है जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है। एग्जैक्टली। इसकी जगह किताब एक ओपन एंडेड सवाल का सुझाव देती है। आप पूछ सकते हैं, आपको अपने काम का सबसे चैलेंजिंग या सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा क्या लगता है? अब देखिए क्या हुआ, आपने उन्हें एक कहानी सुनाने का मौका दिया है। आपने उन्हें अपने पैशन, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करने का मौका दिया है। बिल्कुल। ये एक सवाल नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो ज्यादा बातूनी नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा स्मार्ट सवाल पूछा और उसने फिर भी एक लाइन में जवाब दे दिया, तब क्या? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में किताब एक टेक्निक बताती है जिसे पैरेटिंग कहते हैं। तोता बनना। हाँ, मतलब सामने वाले के जवाब के आखिरी कुछ शब्दों को एक सवालिया लहजे में दोहराना। जैसे अगर उसने कहा, मेरे काम का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है डीलिंग विद डिफिकल्ट क्लाइंट्स, तो आप बस इतना कह सकते हैं, डिफिकल्ट क्लाइंट्स, और फिर चुप हो जाइए। अच्छा। ये एक साइकोलॉजिकल क्यू है जो उन्हें उस विषय पर और ज्यादा बताने के लिए एनकरेज करता है, बिना आपके जोर जबरदस्ती किए। ये 90% टाइम काम करता है। वाओ, दैट्स अ नीट ट्रिक। बहुत ही सटल है। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। किताब कहती है लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर प्रिंसिपल है। हम सब वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, सम्मान दिया जाए और महत्व दिया जाए। बिल्कुल। जब कोई हमें ये एहसास कराता है, हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि? पहली, बीच में बात काटना। यह सम्मान देने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप किसी को उसकी बात पूरी करने दें। दूसरा, अनसोलिसिटेड एडवाइस देना, मतलब हर बात पर सलाह देना बंद करें। कभी कभी लोग सिर्फ सुने जाने के लिए बात करते हैं, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता।
सही बात है। और तीसरा, किसी को जज करना। हर किसी की अपनी कहानी है, अपना स्ट्रगल है। बिना उसे समझे कोई ओपिनियन बना लेना कनेक्शन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। जब आप ये सब करना बंद कर देते हैं तो आप लोगों के लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। और लोग ऐसे इंसान के पास वापस आना पसंद करते हैं जिसके साथ वो सेफ फील करते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इंट्रोवर्ट हैं या जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है। उनके लिए ये सब करना बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। उनके मन में हमेशा एक डर रहता है, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। बिल्कुल। और इसी डर को दूर करने के लिए किताब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट का सुझाव देती है। हर बातचीत को एक परफॉर्मेंस या टेस्ट की तरह देखना बंद करें। उसे एक प्रैक्टिस सेशन की तरह देखें। हाँ, जैसे आप जिम जाते हैं वैसे ही हर छोटी बड़ी बातचीत आपके कम्युनिकेशन मसल को ट्रेन करने का एक मौका है। कुछ रेप्स अच्छे होंगे, कुछ खराब, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। परफेक्शन का बोझ हटा दीजिए। और उस सबसे बड़े डर का क्या? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इस पर किताब एक बहुत ही लिबरेटिंग ट्रूथ बताती है। सच ये है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है। अच्छा, एवरीवन इज द हीरो ऑफ देयर ओन मूवी। लोग अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास आपको या आपकी छोटी-मोटी गलतियों को जज करने का टाइम और मेंटल एनर्जी नहीं है। इस एक बात को समझ लेने से ही आधा डर खत्म हो जाता है। ये सुनने में बहुत राहत देता है। मुझे याद है एक बार एक बड़ी मीटिंग में मैंने क्लाइंट का नाम पूरी तरह से गलत बोल दिया था। उस वक्त मुझे लगा जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बहुत शर्मिंदगी हुई। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तुरंत माफी मांगी, थोड़ा मजाक में कहा कि मेरी सुबह की कॉफी शायद असर नहीं कर रही। सब लोग हंस पड़े और मीटिंग आगे बढ़ गई। बाद में किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। तब मुझे समझ आया कि लोग परफेक्शन नहीं बल्कि ऑनेस्टी अप्रिशिएट करते हैं। आपने बिल्कुल सही अनुभव साझा किया। आपकी उस छोटी सी गलती से ज्यादा लोगों को आपका उसे हैंडल करने का तरीका याद रहा होगा। और यही हमें किताब के अंतिम संदेश पर लाता है। कम्युनिकेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। कोई भी सीख सकता है। मतलब कोई भी। और कोई भी स्किल सिर्फ एक ही तरीके से आती है, प्रैक्टिस से। आज जो लोग आपको बहुत कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स लगते हैं, वो भी कभी घबराते थे, वो भी ऑकवर्ड साइलेंसेस का सामना करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत की, गलतियां की, उनसे सीखा और धीरे धीरे बेहतर होते गए। इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में यह है, जब आप लोगों को समझने की कोशिश करने लगते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। द एंटायर गेम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स, नॉट प्रूविंग योरसेल्फ। बहुत खूब। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। और ये हुनर दूसरों को बस ये महसूस कराने पर टिका है कि उन्हें सुना, समझा और महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। और मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो इस प्रोसेस में हमारे अपने बारे में, हमारी अपनी सेल्फ परसेप्शन और हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया वो कैसे बदलता है, इस पर सोचिएगा जरूर।